मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? हाँ, ये सर। हाँ सर। ओके ओके। तो आज आपका ये सेशन सेकंड है, दूसरा सेशन है। ठीक है, हम इसमें 1 घंटे में रैपिड रिवीजन के माध्यम से अपने हिस्ट्री के जो अपकमिंग चैप्टर्स थे हम उनको रिवीजन में अच्छे से टैकल करेंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगेन एवरीवन, सियाराम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो मैं अब अपनी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं और आप लोग कंसिस्टेंसी बनाए हुए लगातार बस इन चीजों को देखते रहिए। जहां जहां मेरा जो पेन है, जो मेरे पास स्टाइलिस एक प्रकार से कह सकते हैं, जहां जहां पे रेड लग रहा है आप उन चीजों को बहुत अच्छे से हाईलाइट करते रहिएगा। ठीक है। एंड जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, मैं इनको आज जो है इसमें थोड़ा सा हिंदी नहीं लिखी हुई है, मैं उनको कल अर्ली मॉर्निंग में मैम को पीडीएफ भेज दूंगा जिसमें हिंदी में भी सेम चीजें होंगी, तो उनको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। तो सॉरी अब मैं स्टार्ट सॉरी टू करता हूँ। सॉरी टू कट यू इन बिटवीन सर। सर मैं अभी ऑफिस से ही निकला हूँ और ड्राइव कर रहा हूँ। मैं देख तो नहीं पाऊंगा लेकिन सुन पाऊंगा। अगर आप जो भी कुछ है उसको एक बार दो बार रिपीट कर देंगे तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। ओके सर, ओके, थैंक यू। मैं अभी जस्ट क्लास आपकी शुरू होने वाली थैंक है। यू ठीक है सर। जस्ट, तो हमने अगर थोड़ा सा भी रिकॉल करें हम, तो हमने कल पढ़ा था अपना, हमने स्टोन एज को देखा था। एंड देन हमने पढ़ा था अपना इंडस वैली सिविल। सिविलाइजेशन। ठीक है। अब हम आगे अपना करेंगे वैदिक कल्चर। सो 1 घंटे आप लोगों को बिल्कुल अलर्ट रहना है मेरे साथ एंड बी फोकस्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, जो हमेशा एक डिस्प्यूटेड इशू रहता है, कि जो आर्यंस थे, दरअसल जो हड़प्पा कल्चर था उससे थोड़ा डिफरेंट था आपका वैदिक कल्चर। तो बात आती है कि जो वैदिक टाइम में जो लोग थे वो कहाँ से माइग्रेट होके आए थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कहाँ से आए थे। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है बीजी तिलक ने जो बताया था आपका। ठीक है, एक तो आपके मैक्स मोलर हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्स मोलर का कहना था कि सेंट्रल एशिया से लोग माइग्रेट करके इंडिया में आए थे जिनको हम आर्यंस कहते हैं। फर्स्ट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से दूसरा है आपका यूरोप या आर्कटिक रीजन से। आर्कटिक रीजन से किसका मानना था? बाल गंगाधर तिलक, जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था आपके फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स में। तो हम इनके बारे में जब हम क्लास करेंगे तो पर्सनालिटी एज अ रूप में बहुत अच्छे से इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इन्होंने क्या बुक्स लिखी थी, कैसे इन्होंने होम रूल की शुरुआत की थी और इनके क्या कंट्रीब्यूशन था। अब ऐसा कैसे सिद्ध होता है? जो दूसरा पॉइंट लिखा है कि हर एक चीज को जस्टिफाई करने के लिए आपको एविडेंस देना बहुत जरूरी है। तो एविडेंस के रूप में क्या माना गया कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि टर्की में ये जो आपका एक इंस्क्रिप्शन है, बोघा जकई इंस्क्रिप्शन, वहां पे क्या टर्की में जो है मेंशन थे 4 वैदिक गॉड्स, इंद्र, वरुणा, मित्रा एंड नसत्या। ठीक है। तो जो ये 4 गॉड और जो इंस्क्रिप्शन मिलता है टर्की में, उससे जस्टिफाई हो जाता है कि जो लोग आए थे इंडिया में वैदिक टाइम में वो आर्यंस थे। अब आपका एक क्वेश्चन बनता है रीजन और असर्शन का, आपने अक्सर देखा होगा। तो अगर रीजन में ये दे देते हैं कि द पीपल जो इंडिया में आए, जो नॉर्थ पार्ट पे आए, उनको हम आर्यंस कहते हैं और वो आए सेंट्रल एशिया से। अब जो आपका रीजन आता है, असर्शन वो हो गया, और रीजन में दे देते हैं कि इस बात को ये जस्टिफाई करता है कि जो बोग जकई इंस्क्रिप्शन है ये हमें टर्की में फाइंड आउट मिलता है जिसपे 4 वैदिक गॉड मेंशन्ड हैं। ये इस तरीके से जस्टिफाई हो जाएगा, आपका रीजन और असर्शन दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पार्ट कराया कि अगर आपको रीजन और असर्शन के माध्यम से क्वेश्चन आता है तो आप टैकल कर लें। तो जो लोग वहां से माइग्रेट होके आए थे, अब एक एज अ स्टोरी हम चीजों को समझते हैं, तो कहाँ पे सेटल्ड हुए? वो सेटल हुए आपके इंडिया नियर बाई पंजाब एंड सराउंडिंग एरियाज में, जिनको हम कहते हैं सप्त सिंधु। यहां से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, अभी हम उसको बहुत क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग पार्ट में समझेंगे कि जो रिवर्स थी, ठीक है, उनके एंशियंट नेम क्या थे और उनके मॉडर्न नेम्स क्या हैं, और वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम द वैदिक कल्चर। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो सप्त सिंधु को क्या कहा जाता है? रीजन ऑफ 7 रिवर्स। एंड देन लेटर शिफ्टेड टू गंगा एंड यमुना रीजन। अब जैसे देखें, पहले अगर वो एक्सट्रीम नॉर्थ में थे,
पंजाब रीजन में थे, या जो हिमाचल साइड का रीजन था, या जो पाकिस्तान साइड का जब रीजन था, क्योंकि उस समय हमारा अखंड भारत था। ठीक है, फिर धीरे धीरे शिफ्ट होते होते वो गंगा और यमुना दोआब रीजन में भी आ गए। एक ये फैक्ट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहां से अभी हम रिवर्स के बारे में करेंगे, तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब आता है वैदिक कल्चर कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। 4 पार्ट में हम वैदिक लिटरेचर को भी कंसिस्ट करते हैं। वेदास, इनके बारे में समझेंगे अच्छे से, ब्रह्मणास, अरंक्यास एंड उपनिषद। ठीक है, तो ये चारों चीजें आप याद रखना, जिसमें से अभी हम वेद पढ़ेंगे, वेद के कौन से वो 4 पार्ट हैं। उससे पहले हम एक चीज को और अंडरस्टैंड करते हैं कि जो वैदिक लिटरेचर है, जो आपके वेद थे वो ओरली ट्रांसमिट किए गए थे। मतलब जो हमारे एंसेस्टर थे उस समय लिखने तो कोई थी नहीं, उससे पहले हमारी जो आई वो ट्रांसक्रिप्ट है, जिसे जो पत्थर वगैरह होते थे उन पे लोग कर्व करते थे, उन पे लिखते थे, या जो पत्ते होते थे, आपने फोटोज वगैरह देखी होंगी, उन पे लिखते थे। पर उससे पहले क्या था, लोग एक दूसरे को सुन के ही ज्ञान ट्रांसफर करते थे। तो जो हमारा वैदिक लिटरेचर था वो ट्रांसमिट किया गया था ओरली, जिसको क्या कहते हैं, श्रुति। श्रुति मीन सुनना। अब वेद जो थे वो आपुरुष थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपुरुष। मतलब ये ह्यूमंस के द्वारा नहीं लिखे गए थे, ऐसा मानना है कि दे वर गिवन बाय गॉड गिफ्टेड, ये हमें गॉड गिफ्टेड रूप में मिले थे, और ये इटर्नल सत्य हैं। अब हम इनका नाम देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वी विल डू इन क्विक वे। पहला है आपका ऋग्वेद। इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है आपका, एक तो बनता है कि आप वेद की क्रोनोलॉजी लगाइए, और दूसरा बनता है कि इनके कुछ राइटर्स हैं। तो जहां जहां पे इनके राइटर्स के नाम लिखे हैं, प्लीज उन चीजों को आप करते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आपका ऋग्वेद है, किसके द्वारा रिसाइट किया गया था, ये किया गया था होत्री के द्वारा। ठीक है, और ऋग्वेद के अंदर का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है 10th मंडला। ठीक है, उसमें 10th पार्ट या 10th चैप्टर आप मान सकते हैं, जिसको कहा जाता है पुरुषुक्ता। पुरुषुक्ता के अंदर क्या था, जो हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम इंडिया में प्रिविलेंट हुआ, वो कौन से मंडल से आया, वो 10वें मंडल से आया, जिसको हम क्या बोलते थे, पुरुषुक्ता बोलते थे। अब जो हमारा दूसरा वेद है वो यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद का मतलब क्या है कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ था, सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स के बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप रिमेंबर कि यजुर्वेद में क्या लिखा था, सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स के बारे में लिखा था। और इसको लिखने वाले कौन थे, अध्वर्यु। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरा है आपका सामवेद। साम में क्या है, म्यूजिक एंड चैंट्स, यानी उसमें जो स्लोकिंग वगैरह लिखी थी, म्यूजिक, उसको बार बार लोग चैंटिंग करते थे, जैसे आप मंत्र वगैरह जपते हो, इस तरीके से। अब ये रिसाइट किसके द्वारा किया गया था, उदगत्री के द्वारा। तो ये तीन जो आपके नाम दिए हैं, प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये तीनों राइटर के नाम पता होना चाहिए। वरना क्योंकि अब जैसे लगातार जो बीपीएससी है वो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी की तरफ भाग रहा है, क्वेश्चन नए तरीके से बना रहा है, तो ऐसा आ सकता है कि एक तरफ क्या दे देगा, वेद के नेम दे देगा, और एक तरफ राइटर दे देगा। ठीक है, अब इस पे जाने से पहले मैं एक चीज ये डिस्कस करूंगा कि वेद त्राया होता है। जो 3 वेद हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड श्याम वेद, इनसे बन के मिला है वेद त्राय, यानी 3 वेदास। अब बात करते हैं अथुर्वेदास की, अथर्व कह सकते हैं इसको। इसमें क्या था, मैजिक के बारे में था, चार्म्स के बारे में था, एंड सेक्रीफाइस, सॉरी, मेडिसिन के बारे में था। अब इसमें देखिए यहाँ लिखा है कि इसमें क्या क्या था, आपकी डिसीज वगैरह जो कैसे क्योर की जाती हैं, कैसे जो बीमारियां हैं उनको भगाया जा सकता है, तो ये सारा जो आपका लिखा था ये अथर्ववेद में लिखा था। तो इस तरीके के आपके 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। आई होप अब आप नहीं भूलेंगे, और प्लीज एक बार जैसे ये सेशन खत्म होगा आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम ब्रह्मनाथ, जैसे अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया था कि हमारी क्रोनोलॉजी क्या रहने वाली है। अब हमने वेदास के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मनास के बारे में, फिर अर्यंकास के बारे में, देन उपनिषद के बारे में। तो उस तरीके से हमने वेदास पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मनास। तो ये प्रोज टेक्स्ट थे जो एक्सप्लेन कर रहे थे वेद में। तो जो वेद में जो लिखा था उनका एक्सप्लेनेशन जो पार्ट था,
वो आपके ब्रह्मनाज में था। और इसमें ज्यादातर जिस चीजों के बारे में डिस्कशन किया गया था वो थी आपकी सेक्रीफाइस, यानी जो भी रिचुअल परफॉर्म किए जाते थे। सेक्रीफाइस आपने सुना होगा, उसमें यज्ञ बहुत होते थे, यज्ञ बहुत होते थे। तो वो सारा जो भी डिस्कशन था वो ब्रह्मनाज में उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट दिया गया था। एंड देन ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपसे डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो टेक्स्ट फॉरेस्ट का हमें ज्ञान देते थे, कौन से टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हमें फॉरेस्ट का ज्ञान देते थे उनको हम क्या कहते थे, अरण्यका कहते थे। और ये उनके बारे में लिखा जाता था जो लोग अपना जीवन कहाँ व्यतीत करते थे, जंगलों में। तो जंगलों में रहने की जो विधि थी, जैसे जो लोग रहते थे, वो अरण्यकास थे हमारे। ठीक है, उनके बारे में वहां पे दिया गया था। अब जो उपनिषद हैं वो और कुछ नहीं, वो फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं, जो कि जनरली दे आर कॉल्ड वेदांग या वेदांता, एज दे केम फॉरवर्ड टुवर्ड द एंड ऑफ द वेदास। तो सबसे आखिरी में जो वेद के आए थे वो थे हमारे उपनिषद, एक प्रकार से फिलोसफिकल टेक्स्ट थे। इनका जो टोटल नंबर है वो 108 है। और आपको एक पॉइंट जो याद रखना है कि इसका सबसे जो ओल्डेस्ट, जो पहला आपका उपनिषद था वो कौन सा था, बृहदरंका। तो ये आपके तीन चार जो मैंने फैक्ट बताए हैं, प्लीज आप इन चीजों को याद रखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो 6 वेद के अंग थे, इसमें से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं। तो जहां जहां पे मैं बता रहा हूं वो चीज आपको जरूर करनी है। सबसे बड़ी बात है शिक्षा। शिक्षा को जब एक फोनेटिक मतलब लिखने की लिपि, कैसे लिखा जाता है उसको बोलते हैं फेनेटिक्स। ठीक है। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे थर्ड पॉइंट, व्याकरण, ग्रामर। तो सबसे ओल्डेस्ट ग्रामर जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी पनिनी जी के द्वारा, और जिसका नाम था अष्टाध्यायी। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक का अगर मैं सारा कैलकुलेट करूं, जो हम वैदिक कल्चर पढ़ रहे हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका आया जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से है वो आपका है अष्टाध्यायी की। अष्टाध्यायी जो एक ग्रामर है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई, पनिनी जी के द्वारा लिखी गई थी। एंड देन आपकी एक चंदा थी जो कि एक मैट्रिक्स यानी मैथमेटिक्स के बारे में इसमें थोड़ा बहुत हमें नॉलेज मिलता है। ज्योतिषा, जो आज आप भी देखते हैं एस्ट्रोनॉमी वगैरह, एक आप आजकल आप इतना सारा यूट्यूब चलाते हैं, देखते होंगे हर समय एक ऐड आता रहता है एस्ट्रो टॉक करके। ठीक है, तो ज्योतिषा जो हमारी थी, जो ज्योतिष ज्ञान था, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। इन सब में से आपको थर्ड पॉइंट याद रखना है, व्याकरण, ग्रामर, अष्टाध्यायी, पनिनी। दो हमारे महाकाव्य थे, एक था हमारा रामायण और एक है हमारी महाभारत। महाभारत में आप ऐसे समझ सकते हैं कि टोटल 18 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं, 18 चैप्टर्स हैं, जिसमें से एक चैप्टर है या आप प्रमाण कह सकते हैं भीष्म। और भीष्म के अंदर से जो निकली वो क्या निकली है, भगवत गीता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है महाभारत के कौन से अध्याय से, जिसका क्या नाम है, जहां से भगवत गीता का उदय हुआ है। तो उसका नाम है आपका भीष्म प्रमाण, जो कि अमंग द 18 चैप्टर से एक था। लास्ट इसका जो वैदिक लिटरेचर के बारे में देखा जाए तो पुराणास थे, 18 थे, और सबसे ओल्डेस्ट इसमें मत्स्य पुराण। अब एक ये स्लाइड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि एक एज अ रिविजनरी पर्पस हम कर रहे हैं। यहाँ दर्शन दिए हुए हैं और यहाँ फाउंडर दिए हुए हैं और यहाँ पे मेन आइडिया दिया हुआ है, न्याय। फाउंडर आपको एकदम ये रट जाना है, गौतम। लॉजिक यानी जो आपका ज्ञान है उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, उसके पीछे कोई रीजनिंग होनी चाहिए। वैशेषिका, ये कन्नड़ जी के द्वारा फाउंड की गई। यहाँ पे लिखा गया कि जो भी कोई भी चीज बनी वो एटम से बनी है। आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ा होगा या आप जैसे जो रसायन विज्ञान है आपके, उसमें क्या है कि कोई भी एलिमेंट एक एटम से बना है। छोटा सा छोटा जो कोई भी जीव जंतु है या कोई भी चीज है, एटम से बनी हुई है। सांख्य, वेरी इंपॉर्टेंट। कपिला यहाँ पे डुअलिज्म है, यानी पुरुषा सोल एंड प्राकृतिक नेचर।
तो आपको ये फाउंडर्स इनके याद रखने हैं। योग आपको अपने आप में पता है कि ये पतंजलि जी के द्वारा दिया गया था आपको योग, जो आप मतलब भारत में आज भारत इसलिए जाना जाता है क्योंकि दुनिया को इसने योग दिया, और अभी अभी हमने योग डे मनाया है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा और मुझे भी बताइएगा कि योग डे हम किस मंथ में किस डेट को मनाते हैं। अब एक है आपका पूर्व मीमांसा, जो कि जैमिनी, और यहाँ पे किसके बारे में दिया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ वैदिक रिचुअल एंड सेक्रीफाइस के बारे में दिया गया है। उत्तर मीमांसा वेदांत एंड बद्रयान, फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद, ब्राह्मण इज द यानी ब्रह्म, जो ब्रह्म है क्या है, वो अल्टीमेट रियलिटी है। तो ये 6 आपको प्लीज याद रखने हैं। 6 में आपको जो 2-3 है, एक तो न्याय का याद रखना है, सांख्य याद रखना है, एंड योग, 3 आप मत भूलिएगा एट ऑल। अब अगर हम रिवर्स के बारे में देखते हैं, ये जो मैं जिसकी बात कर रहा था वो ये रिवर्स हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी इवन पीवाईक्यू में भी पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पे सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूं। ऋग्वैदिक नेम्स हैं इनके, अब ये मॉडर्न नेम है। बात आती है सिंधु रिवर, ये है इस, तो आज इसका मॉडर्न नेम क्या है, इंडस। सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो ये 3-4 नदियों के नाम पूछे जाते हैं, इनको हम एक बार देख लेते हैं। वितास्ता, झेलम, अश्किनी, चेनाब, परुशनी, रवि, विपाशा, ब्याज, सुत्रुधरी, सतलज, सरस्वती, घाघर, एंड गोमती, गोमल रिवर या गोमाती। कोई मुझे बता सकता है गोमाती रिवर कहाँ पे है, या उस समय कहाँ थी ये, आप लोग मतलब। लखनऊ के पास है, लखनऊ के पास। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा, ये वो गोमती रिवर नहीं है। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क, आप मैं आपसे कल पूछूंगा, ये आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा। और इसी तरीके से आपको फंसाने का बोर्ड कोशिश करेगा, ठीक है, तो आप लोग डेफिनेटली इसके बारे में बताइएगा कि ये कहाँ पे है, कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा दोबारा। अब उस समय की हम पॉलिटी के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय कुल होती थी, जो फैमिली होते थे उनके जो हेड होते थे उनको हम कहते थे कुलापा, और जो ग्राम यानी जो गांव के हेड होते थे उनको हम कहते थे ग्रामिनी। और जो विश एक क्लेन होती थी पहले, क्या होता था ना, जैसे आज के समय में कास्ट सिस्टम है, तो वही एक प्रकार से जो उस समय ज्यादातर ट्राइब्स होती थी, कौन होते थे, ट्राइब्स, तो वो एक ग्रुप में रहना पसंद करते थे, और उनका एक कौन होता था, हेड होता था उनके क्लीन का, तो उसको हम कहते थे विस्पति। और जो लोगों का जन का था उसको हम कहते थे गोपा या गोपति, एंड राष्ट्र का हेड जो था वो था आपका राजा या राजन। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका रीजन एंड असर्शन में पूछा जा सकता है कि क्या उस समय जो आपका अर्ली वैदिक टाइम था वहां पे महिलाओं को क्या आजादी थी सभा और समिति में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो योर आंसर विल बी यस। और वहां पे लोग क्या करते थे, सभा थी, समिति थी, जहां पे आके डिस्कशन करते थे कि सोसाइटी को कैसे गवर्न करना है। अब बात आती है सोसाइटी, तो जो आपका अर्ली वैदिक, प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक से, क्योंकि अर्ली वैदिक में सब कुछ अच्छा था, फिर लेटर वैदिक में धीरे धीरे चीजें क्या होने लगी, पल्यूट होने लगी। जैसे अगर हम यहीं की बात करें सोसाइटी, तो यहाँ पे मैं एक अर्ली वैदिक एंड ये लेटर वैदिक, तो जो अर्ली वैदिक था वहां पे कर्मा बेस्ड सोसाइटी थी। ठीक है, जैसे जो ब्राह्मण जो थे वो अपने कर्म के बेस पे थे, क्षत्रिय अपने कर्म के बेस पे थे, वैश्य अपने कर्म के बेस पे, शूद्र अपने कर्म के बेस पे। पर जो लेटर वैदिक टाइम था यहाँ पे सिस्टम हो गया रिजिड की, अब वो कौन से हो गया, अपने बर्थ बेस पे होंगे, जिसका जिस जाति में जन्म हो गया वो जन्म काल से उसी का पार्ट बन जाएगा। सबसे बड़ा अगर आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जाएगा, काऊ किलिंग सबसे बड़ा अपराध, अघन्य अपराधों में से एक अपराध माना जाता था काऊ किलिंग। इसके पीछे अगर एक लॉजिकल रीजनिंग देखो तो
ये एक ऐसा एनिमल था जो डोमेस्टिकेट करते थे लोग, और इकोनॉमिकली भी उनको फायदा था इससे, उनको दूध वगैरह मिलता था। तो काऊ शुरू से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है और उसको मारना एक जघन्य अपराध था। अब बात आती है कि वहां का रिलीजन कैसा था। तो जो अर्ली वैदिक टाइम था, जो उसके अगर हम रिलीजन की बात करें, तो एक अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम द गॉड वर्शिप्ड वर जनरली पर्सोनिफिकेशन ऑफ द पावर ऑफ द नेचर। ठीक है, तो जैसे उस समय हम किसकी पूजा करते थे? नेचर की। हमारे सूर्य होते थे, हमारे सूर्य भगवान होते थे एक प्रकार से, इंद्रा होते थे। ठीक है, तो इस तरीके से नेचर की पूजा करते थे। और इकोनॉमी जो थी, जो अर्ली वैदिक इकोनॉमी थी, वो आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, और जो लेटर वैदिक की जो आपकी इकोनॉमी थी, वो थोड़ा थोड़ा दोबारा अर्बन बेस्ड होने लगी थी। पर आपको ये याद रखना है, जो अर्ली वैदिक जो आपका था, वो इकोनॉमी आपकी कौन सी थी? एग्रीकल्चर बेस्ड थी। अब मैं आपको एक फर्स्ट स्लाइड पे लेके आता हूं। जो हमने ये किया है, आपको ये टाइम पीरियड याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये 1500 बीसी टू 600 बीसी कह सकते हो, या 1725 से लेके आप 600 बीसी से कह सकते हैं। तो आपको ये टाइमलाइन थोड़ा सा एक रफली याद होनी चाहिए, ताकि आप हिस्ट्री को क्रोनोलॉजी के तरीके से समझ सकें। तो जो आपका मान लेते हैं कि अगर जो आपकी अर्ली वैदिक थी, वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक चली। उसके बाद अब 1000 बीसी से जो 600 बीसी है, वो आपकी क्या हो गई? लेटर वैदिक टाइम हो गया। तो अब इसमें देखा जाए, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि लेटर वैदिक वाले जो लोग थे, वो धीरे धीरे पंजाब, गंगा यमुना द्वाब की तरफ आ चुके थे। ठीक है, जो हमने बताया आपको। और सबसे बड़ा जो फैक्ट है कि यहां तक आने में आपकी जो आयरन टेक्नोलॉजी थी, वो काफी हेल्पफुल थी। जो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हड़प्पा था, वहां पे आयरन नहीं नोन था, पर जो वैदिक टाइम था, वहां पे आयरन नोन था। तो ये बेसिक बेसिक फैक्ट है, आपको याद रखना है। आयरन टेक्नोलॉजी या आयरन एज को हम श्याम एज या कृष्णा अयाज भी कहते हैं। पॉलिटिकल लाइफ थोड़ा सा उनकी क्या थी, अब जनपदास बनने लगे थे, लाइफ थोड़ा सा स्टेबल हो गई थी लोगों की, क्लीन वगैरह बन गए थे, लोग अपने कबीले में रहते थे। एक राजा हुआ करता था जो कि थोड़ा पावरफुल था और हेरिडेटरी था। अब जो लेटर वैदिक में था, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स उनके कुछ थे, ये चीज आपको याद रखना है। पुरोहित हम किसको कहते हैं? जो पूजा पाठ कराते थे लोग। और सेनानी वो होता था जो आर्मी चीफ था। ग्रामीणी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विलेज हेड था। पॉपुलर असेंबली, उस समय जो सभा और समिति जो अर्ली वैदिक टाइम में हुआ करती थी, उनका इंपॉर्टेंस हो चुका था। सोसाइटी जो थी, वो वर्ना सिस्टम, अब देखिए यहाँ पे रिजिड हो गया और वो बर्थ बेस्ड हो गया। तो इसका मतलब जो महिलाओं को पहले आजादी थी, अगर सभा सभा और समिति की बात की जाए, कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी, थोड़ी बहुत वुमेन्स की भी कंडीशन क्या होने लगी थी? डिट्योरेट होने लगी थी, मतलब उनकी इक्वालिटी के दर्जे में कमी आने लगी थी। अभी आपके देखिए किससे हो गए? अब आपके बर्थ बेस हो गए। तो जो ब्राह्मण जाति में जन्म लेगा वो ब्राह्मण, क्षत्रिय मीन्स क्षत्रिय, जो वैश्य क्लास है आपका वो ट्रेडर्स कहलाते थे, एंड जो शूद्रास होते थे वो सर्वेंट्स होते थे। यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि जो वुमेन्स की कंडीशन थी, वो क्या हो चुकी थी? डिक्लाइन हो चुकी थी, और चाइल्ड मैरिज बढ़ चुके थे। सोशल रिस्ट्रिक्शंस भी लोगों की बढ़ती जा रही थी। तो ये थोड़े थोड़े मेजर डिफरेंसेस थे लेटर वैदिक टाइम में और आपके वैदिक कल्चर में। इकोनॉमी क्या थी? एग्रीकल्चर बिकेम, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी यहाँ पे। राइस, व्हीट, बार्ले। आयरन का टूल जो था, आयरन टूल जो थे वो इंक्रीज हो चुके थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। जो आपकी ट्रेड है वो एक्सपैंड हो चुकी थी। ठीक है, निशिका एंड सतमना वर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ exchange
क्राफ्ट भी बढ़ चुका था, पॉटरी, वीविंग, मेटल वर्क और कारपेंट्री जैसे वर्क बढ़ने लगे थे। रीजन अब क्या है, यहाँ पे सेक्रीफाइसेस को बहुत ज्यादा मतलब लोग ध्यान देने लगे थे, ठीक है। जिसकी वजह से जब बहुत ज्यादा जीव जंतुओं की हत्या होने लगी, तब जाके दो रिलीजन उभर के आते हैं, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, जिनका क्या नाम था, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये इसलिए आए थे क्योंकि उस समय तक सेक्रीफाइस जो था जीव जंतुओं का, या जो रिचुअलिस्टिक था, वो बहुत ज्यादा ड्यू क्रेडिट देने लगे थे लोग। तो जो उस समय कास्ट सिस्टम भी बहुत ज्यादा प्रेविलेंट हो चुका था, तो जो मतलब लोअर तबके के लोग थे, उनको ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी। इसलिए नए नए रिलीजन का उस समय जन्म होने लगा था या उदय होने लगा था। तो जिनमें से दो रिलीजन, जैनिज्म एंड ब्राह्मणिज्म, सॉरी, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। अब आप हम मूव कर जाते हैं महाजनपदा। जैसे मैंने बोला कि अब सिस्टम क्या होने लगा था, थोड़ा थोड़ा सिस्टम भी रिजिड होने लगा था, आप ये कह सकते हो। लोगों की जिंदगी में ठहराव आ गया था। अब उनको एक ही जगह पे रहने को घर था उनके पास, खाने के लिए वो खेती करने लगे थे, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करने लगे थे, ठीक है। तो अब हम अपने सारे के सारे महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे, और यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है और बार बार पूछा जाता है कि एक तरफ आपको दे देंगे महाजनपदास और दूसरी तरफ आपको दे देंगे उनकी कैपिटल। तो प्लीज जो आपके भी जो नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें सारे 16 के 16 महाजनपदास लिखे हुए हैं एक तरफ, एंड देन उनकी कैपिटल हम लोग अभी करेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए महाजनपदास ग्रेट किंगडम। तो 16 महाजनपदास थे, जिनका रेफरेंस हमें कहाँ से मिलता है। एक ही आपको प्लीज इंपॉर्टेंट याद रखना है, अंगुत्तर निकाय। एक्चुअली मैंने देखा है बीपीएससी में भी, यूपीएससी में भी और यूपी पीसीएस में भी, अंगुत्तर निकाय कभी कभी किसका बोल देते हैं वो लोग, जैनिज्म का। मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए कि अंगुत्तर निकाय जो लिटरेचर था या जो साहित्य था, वो जैनिज्म का था, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय किसका है, बुद्धिज्म टेक्स्ट है। तो प्लीज याद रखना। और अब आता है आपका जैन टेक्स्ट। तो जैन टेक्स्ट कौन सा है, भगवती सूत्रा। इन दोनों में 16 महाजनपदास का वर्णन मिलता है, ठीक है। अब ये इमर्ज क्यों हुए, देखिए आयरन का हमारा टूल हमारे पास आ गया, जिससे जंगलों को साफ किया जाता था। चैरियोट, रथ बन सकते थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो चुका था। ग्रोथ ऑफ ट्रेड और टाउन यानी टाउनशिप बनने लगी थी, ठीक है। जैसे शहर नहीं होते छोटे छोटे, उस तरीके से। और ट्राइबल सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अब जो 16 महाजनपदास भी थे, तो वो दो प्रकार के थे। एक थे वहां पे मोनार्की और एक थोड़ा से थे रिपब्लिक। तो एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, मोनार्की और रिपब्लिक में क्या होता है। तो मोनार्की वो सिस्टम होता है जहां पे राजा का बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा। रिपब्लिक में क्या है, इलेक्शन होके आएगा जिसको जनता चुनेगी। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है पॉलिटी का, आपको याद होना चाहिए और काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन पीवाईक्यू में कराऊंगा कि जो 16 महाजनपदास थे, उसमें से दो या तीन जो महाजनपदास थे आपके, वो कौन थे, रिपब्लिक थे। और उनके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा और हमारी कोचिंग का, सियाराम आईएएस का एक छोटा सा एक प्रयास है कि सर आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही कराएं। सर दो थे या तीन था रिपब्लिक महाजनपद? मैंने बताया ना, मतलब दो थे वैसे तो। एक आपका एक तो बी लक्ष्मी। लिच्छवी था सर, सॉरी लिच्छवी, वो था बीजी था वैशाली। हाँ, और एक और एक आपका जो एक सेकंड शायद, वज्जी था। वज्जी ना। एक वज्जी, वज्जी सम वज्जी ही तो, अरे वज्जी ही तो बोल रहे हैं, वज्जी ही तो वैशाली था। वज्जी वो वैसा, तो पता है। वज्जी वैसाली तो वज्जी मेन में है और एक ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। अभी हम अपने ये 16 महाजनपदास देखते हैं, ठीक है। और ठीक है। इनकी
कैपिटल देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि वो क्वेश्चन जब हम पीवाईक्यू में लेंगे तो उस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो बीपीएससी के लिए बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, तो जो आपको थोड़ा सा इस पे एक एक्स्ट्रा फोकस रखना है उन जगहों पे जो बिहार में इनकी साइट्स हैं, ठीक है। तो अंगा, अंगा की कैपिटल क्या थी? चंपा। तो चंपा जो आज मॉडर्न डे में कहाँ पे है? बिहार में है। मगध, राजगृह उसकी कैपिटल थी, साउथ बिहार में। काशी, वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश। कौशल, श्रावस्ती जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। और कौशल की क्या राजधानी थी, जैसे बहुत ज्यादा आजकल न्यूज में रहता है, मे भी पूछ लिया जाए आपसे, तो अयोध्या आपको लगाना है, ठीक है। वज्जी की कैपिटल थी वैशाली जो कि नॉर्थ बिहार में थी। मल्ल या कुशीनगर और पावा ये भी ईस्टर्न यूपी में थे। छेदी डायनेस्टी थी एक, या छेदी महाजनपदा था, वो सुक्तिमाती बुंदेलखंड। और आपका वत्सा, कौशाम्बी ये जगह पड़ती है नियर बाई इलाहाबाद जो कि आज प्रयागराज रीजन हो गया है। कुरु या कुरुक्षेत्र आप कह सकते हैं। इंद्रप्रस्थ, दिल्ली और हरियाणा जो कि ओल्डेस्ट नेम दिल्ली का क्या था? इंद्रप्रस्थ था। पांचाल, अहिचत्रा एंड काम्पिल्या ये वेस्टर्न यूपी में थे। मत्स्य, विराटनगर राजस्थान। सूरसेन, मथुरा वेस्टर्न यूपी। अशक्का, पोतल्ली एंड महाराष्ट्र तेलंगाना के पास। और सबसे इंपॉर्टेंट ये अवंती है, उज्जैन या महिष्मति जो कि आपकी मध्य प्रदेश में है। एंड गंधारा जिसकी कैपिटल आपकी तक्षशिला है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। कंबोज भी आपका अफगानिस्तान में। तो ये आपके जो 16 के 16 हैं, आपको याद रखना है। इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो हम आगे क्लासेस में डिस्कस करते रहेंगे, और जो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट एक दो मिस होंगे वो हम अपने पीवाईक्यू में करेंगे। इसीलिए मैंने वाला वहां पे वो जो मैंने भी बताया था, जो दो स्टेट से उनके नाम नहीं लिखा था, क्योंकि वो ऑलरेडी वो पीवाईक्यू का हमारा पार्ट है, हम उसको वहीं पे देखेंगे। अब इनमें से जो भी आपके 16 महाजनपदास थे, उनमें से जो सबसे ज्यादा राइज किया या जो एक पावरफुल जो स्टेट निकल के आया वो आया आपका मगध। क्यों आया? देखिए वहां पे क्या था, जो रिच आयरन ओर थी, फर्टाइल गैंगटिक प्लेन थे, डेंस फॉरेस्ट सप्लाई टिम्बर एंड एलिफेंट्स। स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी फॉर ट्रेड। इफिशियंट रूलर वहां पे दो तीन, जो अभी हम आप डायनेस्टी करेंगे, जैसे हरियंका डायनेस्टी के जो रूलर थे बिम्बिसार एंड अजात शत्रु, एंड ये दूसरी डायनेस्टी के थे। तो अभी हम अपनी सारी डायनेस्टीज कवर कर लेंगे जो रूल कर रही थी मगध पर, ठीक है। तो अब आपकी डायनेस्टीज जो आ रही हैं वो अगेन इंपॉर्टेंट है। तो अमंग द 16 आपको क्या याद रखना है? आपको इनकी कैपिटल याद रखनी है, जिसमें से अगर आप, जैसे मैंने अभी बताया, पैरेटो का जो कॉन्सेप्ट 20 और 80, अगर इनमें से 16 में से आप 7 8 का भी नाम याद रखते हैं तो वहां पे आपके लिए चीजें हेल्पफुल हो जाएंगी। जैसे जो कॉमन नेम है जो बिहार के हैं, अब जैसे इसमें से छेदी है, या छेदी को हटा देते हैं, कुरुक्षेत्र है, इंद्रप्रस्थ है, याद होना चाहिए। सूरसेन जो है, मथुरा, जो ये गंधारा जैसे है, अवंती है, क्योंकि अवंती के बारे में लगातार डिस्कशन होता रहता है। अब हम अपनी पहली डायनेस्टी पढ़ेंगे, हरियंका डायनेस्टी, ठीक है। और उनके हम रूलर्स को देखेंगे और ये क्या था एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि मगध, मगध की कैपिटल क्या थी? राजगृह, जिसको लेटर हमने क्या कहा? पाटलिपुत्र, और जो आज आसपास क्या बन गया लगभग? पटना। तो हरियंका डायनेस्टी आपकी 544 से लेके 412 तक रूल करती है। राजगृह, ठीक है, जिसकी कैपिटल थी। इंपॉर्टेंट रूलर आपकी है
बिंबिसार थे। ठीक है, जो पहले रूलर थे हरियंका डायनेस्टी के वो कौन थे? बिंबिसार थे, जिन्होंने एक्सपेंशन किया, फाउंडर ऑफ द मगध एक्सपेंशन। और ये बिलोंग करते हैं हरियंका डायनेस्टी को। इन्होंने क्या किया था? ज्यादातर मैरिज अलायंस किए थे। ठीक है, लक्ष्मी जो वैशाली से आई थी इनकी, और जो कोसाला मैरिड कोसाल देवी, तो ये एक मैरिज अलायंस के तहत इन्होंने क्या किया, जो दो तीन वहां पे छोटे छोटे कन्फेडरेशन थे उनको मिला के एक बहुत बड़ा रूल दिया, और उन्होंने एनेक्स कर लिया अंगा को। तो अब इस तरीके का आपको याद रखना है। और अंगा की कैपिटल क्या थी? चंपा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि जो बिंबिसार थे किसी और को मानते थे, जो इनके बेटे थे अजात शत्रु वो किसी और में बिलीफ रखते थे। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंबिसार के कॉन्टेम्पररी कौन थे? गौतम बुद्धा। सो प्लीज ये चीज आपको याद रखना है, कंफ्यूजन बहुत होता है, बहुत लोग इस फैक्ट को याद भी नहीं रखते हैं और इतना अटेंशन भी नहीं पे करते हैं। पर जिस हिसाब से अभी पेपर आ रहा है, डिफिकल्टी लेवल है, तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी ने कई बार पूछा है और ऐसे कॉन्टेम्पररी आपके पूछे जाते हैं। तो बिंबिसार के कॉन्टेम्पररी कौन थे? गौतम बुद्धा। अब आते हैं आजात शत्रु, जो कि सन थे बिंबिसार के। इन्होंने अपने फादर को मार दिया और राजगद्दी हासिल कर ली। इन्होंने डिफीट कर दिया वज्जी कन्फेडरेशन को, फॉट विथ कोसल, और इन्होंने बिल्ड किया क्या? एक फोर्ट एट पाटलीग्राम, लेटर पाटलिपुत्र। फोर्ट जानते हो क्या होता है? किला। ठीक है, आसपास बनाना, उसकी घेराबंदी करना ताकि उस पर कोई अटैक ना कर पाए। और इन्होंने भी किसको पैट्रोनेज किया? बुद्धिज्म को। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से बार बार क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई कहां पे? राजगृह में, आफ्टर बुद्धाज महापरिनिर्वाण ड्यूरिंग हिज रीन। अभी हम बुद्धा के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, महापरिनिर्वाण क्या होता है? चलिए ठीक है, अभी आप मैं बताता हूं आपको। ठीक है, जब भी हम इसमें अ, बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसी समय इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय पे हेल्ड हुई थी? आजाद शत्रु के समय पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी मैं आपको चारों बुद्धिस्ट काउंसिल कराऊंगा, वहां से क्वेश्चन आता है, तो प्लीज पे एक्स्ट्रा अटेंशन। अब आते हैं हमारा उड्डयन, जो एक रूलर थे, एक लास्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे। ऐसा नहीं कि ये आखिरी रूलर थे, पर ये लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे। इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी राजगृह से। कहां अपनी कैपिटल कर दी? पाटिलपुत्र। पाटिलपुत्र, जो पाटलिपुत्रा था, लेटर बिकेम द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ द नॉर्थ इंडिया। और इसके बाद धीरे धीरे वहां की जो ताकत थी वो कमजोर होने लगी। वीक सक्सेसर आफ्टर उड्डयन, यानी उदयन जो वहां के रूलर थे, उनके बाद धीरे धीरे जो उस पर रूल करने वाले लोग आए वो कमजोर थे, उनके अंदर उस तरीके की लीडरशिप स्किल्स नहीं थी जिस तरीके की लीडरशिप स्किल आजाद शत्रु या बिंबिसार के अंदर पाई जाती थी। लास्ट रूलर यहाँ पे थे आपके नागदशका। ठीक है, अब आपको एक चीज, ये नागदशका के बारे में याद हो या ना याद हो, आपको नहीं इतना इससे फर्क पड़ता है, पर आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि हरियंका डायनेस्टी को ओवरथ्रो मतलब उसको उखाड़ के फेंक देना और एक नई डायनेस्टी का वहां पे इस्टेब्लिशमेंट करना। तो उनका नाम भी पता होना चाहिए और उन्होंने कौन सी डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया ये भी पता होना चाहिए। तो उस डायनेस्टी का नाम क्या था? शिशुनाग डायनेस्टी थी, या शिशुनाग डायनेस्टी थी, और उनका शिशुनाग नाम था। अब हम पढ़ेंगे शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में। तो पहले हमने हरियंका डायनेस्टी पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में। तो यहां पे इसका टाइम पीरियड लिखा हुआ है। हरियंका डायनेस्टी के डिफीट के बाद ये डायनेस्टी फाइंड आउट की गई। शिशुनाग ने क्या किया? सबसे बड़ा फैक्ट इसका क्या है कि इन्होंने अवंती को हरा दिया। अवंती बहुत बड़ा सेंटर माना जाता था। ठीक है, बहुत दिनों से, मतलब शुरू से एक राइवलरी चल रही थी मगध और अवंती। अवंती कहां पे है? मध्य प्रदेश। उस समय इसको क्या और नाम से जाना जाता था? इसकी कैपिटल क्या थी अवंती की? उज्जैन।
प्लीज आप लोग याद रखिएगा चीजों को। अब इन्होंने अपनी क्या की, इनिशियली मेड वैशाली हिज कैपिटल। तो जिन जिन लोगों ने कैपिटल चेंज की है, प्लीज आप उन पे भी थोड़ा सा फोकस रखिएगा। अब इनके बेटे ने रूल किया जिनका नाम था काल अशोक। हिंदी में बहुत लोग इसको पढ़ देते हैं काला अशोक, ठीक है, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। हिज नेम इज काल अशोक। इन्होंने फिर से कैपिटल शिफ्ट की बैक टू पाटलिपुत्र, यानी जो इनके फादर थे उन्होंने कैपिटल पाटलिपुत्र से वैशाली लाए, पर इन्होंने दोबारा वैशाली से कहां शिफ्ट कर दी, पाटलिपुत्रा में। और इनके समय पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनको आप अशोका से भी मत कंफ्यूज कीजिएगा, काल अशोक को, ठीक है, ड्यूरिंग हिज रेन। अब इसके बाद क्या हुआ, काल अशोक के बाद जो रूलर थे सारे वो कमजोर आने लगे। तो जो लास्ट रूलर थे शिशुनाग डायनेस्टी के, उनको ओवरथ्रो कर दिया किसने, महापद्म नंदा ने। और फिर महापद्म नंदा ने हरा के जिस डायनेस्टी का नाम रखा उसका था नंदा डायनेस्टी नाम। तो प्लीज इस तरीके की क्रोनोलॉजी को आप लगातार समझते रहिए, और जब हम पीवाईक्यू करेंगे तो सारी चीजें और क्लैरिटी से आती चली जाएंगी हमें। तो अब 3 के बाद क्या हो गया, एक्चुअली हो गया फॉरेन इन्वेजन। इसके बाद जो हमारी डायनेस्टी आएगी वो मौर्यन डायनेस्टी आएगी, ठीक है। तो अब हम अगर देखते हैं फॉरेन इन्वेजन के बारे में, तो प्री प्री मौर्यन जो आए दो, तो एक पर्सिया से अपने ऊपर यानी ईरानियन इन्वेजन हुआ, और एक हुआ हमारे आक्रमण, आप कह सकते हैं जो बाहरी आक्रमण हमारे ऊपर हुआ, एक पर्शिया या ईरानियन हुआ और दूसरा ग्रीक का हुआ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें से इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से है वो है आपका ग्रीक का इन्वेजन। क्यों, वो किसने किया था, एलेक्जेंडर द ग्रेट ने किया था। प्लीज ये वाला वॉर बहुत ज्यादा आपको याद रखना है, तो इसी पे मैं फोकस कर रहा हूं। इन्होंने डिफीटेड पोरुस, एक ये भी क्या था, एक ट्राइब वहां पे एक रहती थी, इन द बैटल ऑफ हेडपस नियर बाई झेलम नदी पे ये क्या हुआ था, वॉर हुआ था। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें से, जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कि जो आर्मी थी अलेक्जेंडर की वो कौन सी नदी नहीं पार कर पाई थी, इट वॉज ब्यास रिवर। फिर यहां से रिटर्न हो गया माफ करना अलेक्जेंडर, एंड देन अलेक्जेंडर डाइड इन 323 बीसी, ठीक है। तो ये वाला आपको याद रखना है, इस पे मैंने इसलिए ज्यादा फोकस किया। एक पर्शियन इन्वेजन हुआ था, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मैंने आपको एक ये भी बताया था, जैसे यहाँ पे ये टर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है, गंधारा, ठीक है। हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर के हिसाब से गंधारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पे है आप मुझे बता सकते हैं, अफगानिस्तान। यस अफगानिस्तान, ठीक है। तो प्लीज आप लोग इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हैं आप लोग याद रखिएगा। एंड आप लोग ऐसे काफी मेहनत कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप लोग आंसर्स दे रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है काफी। अब क्या हुआ इसके बाद, देखिए अभी आपको अगर क्रोनोलॉजी आपको समझनी है तो मैंने अभी आपको पढ़ाया क्या, हरियंका डायनेस्टी पढ़ाई आपको। हरियंका डायनेस्टी के बाद हमने पढ़ाया शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद फॉरेन इन्वेजन हो गया, बाहरी आक्रमण हो गया। इसके बाद जो हमें पढ़ना है मौर्यन डायनेस्टी पढ़ना है। पर उससे पहले मैंने आपको अभी कल क्या बताया था, अभी क्लास के शुरू में ही, कि जो हमारा वैदिक टाइम था, उस समय इतना ज्यादा जीव जंतुओं की हत्या शुरू हो गई थी, किस लिए, सेक्रीफाइस या रिचुअल्स की वजह से। तो उस समय एक नई तरीके की चेतना आई कि जीवों पे हत्या ना हो, या ठीक है, या उनसे और सेक्रीफाइस जो रिचुअल से जो ब्राह्मण क्लास थे उस समय के, जो प्रीस्ट वगैरह थे, तो उनको भी लोगों को एक पैसा वगैरह दान वगैरह देना होता था। तो उससे काफी लोग, बहुत लोग परेशान हो रहे थे, तो उसको अपोज करने के लिए रिलीजियस मूवमेंट हुए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि रिएक्शन अगेंस्ट वैदिक कल्चर एंड सेक्रीफाइस, अपोज किया क्या, कास्ट सिस्टम, ठीक है, क्योंकि कास्ट सिस्टम किसकी देन थी, आपकी
वो थी आपकी वैदिक टाइम की, लेटर वैदिक। एम्फेसिस किया सिंपल लिविंग एंड एथिकल कंडक्ट पे, मतलब जो आपके कार्य होने चाहिए वो नैतिक पूर्ण होने चाहिए, आपका जीवन बहुत सिंपल होना चाहिए। तो इनमें से दो हैं, एक बुद्धिज्म है और एक जैनिज्म है। तो पहले हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं, देन हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जैनिज्म के बारे में। तो अब बात आती है बुद्धिज्म के बारे में। तो गौतम बुद्ध, लुम्बिनी में इनका बर्थ हुआ, क्लीन इनकी साक्य थी, इनलाइटनमेंट इनको बोध गया में मिला, फर्स्ट सरमन इन्होंने दिया सारनाथ में, महापरिनिर्वाण मतलब इनका देहांत हुआ कुशीनगर में, सेक्रेड सिंबल इनका धर्म चक्र परिवर्तन। कोई मुझे बता सकता है कि सारनाथ में इन्होंने पहले सरमन में क्या कहा था? मैं आपको बता देता हूं ताकि जल्दी हो जाएंगी चीजें। इन्होंने कहा था लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, जीवन में बहुत दुख है और दुख के निवारण भी हैं। पर आपको बस यही याद रखना है कि जो फर्स्ट सर्मन उन्होंने दिया था उसमें इन्होंने यही प्रीच किया था, इतना ज्ञान पाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया कि जिंदगी दुखों से ही भरी है आपकी। और ये इन्होंने फिर 4 नोबल ट्रुथ दिए जो अभी हम करेंगे, 8 फोल्ड पाथ दिया। ये थोड़ा आपका मीन्स का टॉपिक है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा इन डिटेल नहीं लिया है। पर अभी मैंने कुछ कुछ जो प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। पाली लैंग्वेज, एक सबसे बड़ा जो चेंज आया उस समय इन रिलीजियस मूवमेंट से, पाली और प्राकृत लैंग्वेज का आया। क्योंकि जो आपकी वैदिक लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत, जो कि आम जनमानस जो था वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, ये वाली लैंग्वेज। ठीक है बच्चों, तो फिर ये ऐसी लैंग्वेज थी पाली प्रकृत जो बोलचाल की भाषा होती है, ठीक है, ना कि संस्कृत जैसे वो शब्द जिसको प्राप्त शिक्षा, जो ये सब्जेक्ट को सीखने के लिए आपको किसी शास्त्री के पास जाना होता था, पर ये एक बोलचाल की भाषा में अपना ज्ञान देना शुरू किया बुद्ध ने। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आता है आपका वो ये है, और प्लीज आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। काउंसिल फर्स्ट, ठीक है, एक बार हम लोग सब लोग अच्छे से याद कर लेते हैं इसे। पहली अभी हमने पढ़ा 480 बीसी में थी, राजगृह में हुई, आजाद शत्रु ने कराया, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? महाकसप्पा आप कह सकते हैं। यहाँ पे जो बुद्धा की टीचिंग थी उनको कंपाइल किया गया विनय एंड सुत्त पिटका में, ठीक है। ये इधर इंपॉर्टेंट आउटकम इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, पर ये आपको प्रेसिडेंट याद होना चाहिए, किसके काल में हुआ, कहां पे हुई और कौन से ईयर में हुई। सेकंड वाली 383 एग्जैक्ट 100 साल बाद हुई, वैशाली में हुई, काल अशोक ने कराया। इसके सब्बा कमी थे। तो यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट स्प्लिट ऑफ बुद्धिज्म, यानी जो बुद्धिज्म था वो दो वर्गों में बट गया, स्थारावादी एंड महासंघिका। अब आता है थर्ड, पाटलिपुत्रा, जो कि अशोका ने कराई, वेरी इंपॉर्टेंट। 250 बीसी में हुई है अशोक ने, और उस समय प्रेसिडेंट थे मोगाली पुत्र तिस्सा। तो ये पूरा पूरा पूछा जाता है, और यहाँ पे कंपाइलेशन हुआ किसका? अभिधम्म पिटक का, और बुद्धिस्ट मिशनरीज का संगठन बना जो भेजी गई। जैसे आपको एक क्वेश्चन आता है कि जो बुद्धिज्म है वो बहुत फैला, ठीक है, जैसे श्रीलंका में वहां लोग गए, इधर अपना नॉर्थ, अगर चाइना की बात की जाए, साउथ कोरिया की बात की जाए, या जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है इधर, काफी जो नॉर्थ ईस्ट एशिया भी आप कह सकते हैं, वहां पे बुद्धिज्म का काफी ज्यादा प्रचलन हुआ। तो मिशनरीज बनाई गई बुद्ध के संदेश को भेजने के लिए। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट सेंचुरी एडी में हुई, कुंडलवाला में हुई, जो कि कश्मीर में है। इसको कनिष्का ने कराई। इसके जो प्रेसिडेंट थे वासुमित्र थे। और राइज ऑफ महायान बुद्धिज्म, हम इन पे ज्यादा फोकस करेंगे, महायान और हीनयान पे, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने एक अलग से स्लाइड भी ली है आपको समझाने के लिए कि जो बुद्धिज्म था वो दो वर्गों में बट गया था। और यहाँ पे कमेंट्रीज कंपाइल्ड इन संस्कृत, ठीक है। तो अब दोबारा देखो, हिस्ट्री रिपीट्स इन इटसेल्फ। संस्कृत से चीजें शुरू हुई थी, प्राकृत आई, पाली में आई, एंड देन अगेन गॉन टू संस्कृत। तो प्लीज ये चारों चीजें आप याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये।
अब ये देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाई एरिया है जहां से क्वेश्चन आता है। सेक्ट हैं जो दो बदले, यानी हीनयान और महायान। तो हीनयान सबसे पुराना था, ओल्डेस्ट सेक्ट था, वर्शिप्ड बुद्धा एज अ टीचर। बुद्ध एक चीज कहते थे कि जीवन में मेरी कभी मूर्तियां मत बनाना, मेरे मरने के बाद मान लेते हैं। पर आप जो भी कह लो, आज पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं तो शायद मे बी बुद्ध की ही हैं। जो कि हीनयान में क्या हुआ कि जो बुद्धा का आकार था उसको मूर्ति फॉर्म में दे दिया गया। यहाँ पे उनको एज अ टीचर, एज अ आइडियल गुरु की तरह पूजा जाता था और फॉलोज द ओरिजिनल टीचिंग। स्क्रिप्ट जो थी उनकी पाली में थी एंड आइडियल इन अरहत। ठीक है। पर यहाँ पे क्या हुआ, बुद्धा जो थे वर्शिप हो गए, बुद्धा की पूजा होने लगी एज अ गॉड एंड बिलीव्ड इन बोधिसत्वा। अभी इसके बारे में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे स्क्रप्चर किस में आ गए, संस्कृत में, वहां पाली लैंग्वेज में थे, आइडियल टू बोधि सत्वाज। अब क्या बोधिसत्वा एक कॉन्सेप्ट है, मुझे कोई इमीडिएटली बता सकता है बोधिसत्वा क्या होता है? फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए मैं ही बताता हूं आपको, अगर किसी को अभी भी पता है जस्ट क्विक रिप्लाई 10 सेकेंड्स में। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो बोधिसत्वा क्या होता था, जैसे क्या होता था ना कि उनको होता था कि हम आपको एक जैसे इंसान हूं, जैसे मैं हूं, ठीक है। मुझे सारे रास्ते पता हैं कि मैं उस इंसान को कैसे मोक्ष दिला सकता हूं। आप मेरी बात समझिए। तो मैं नहीं मरता हूं दिन दी, जो लोग उस समय पे मतलब अपने अंतिम दिनों में है, तो उनको मोक्ष प्राप्ति कराने का जो रास्ता होता था, जो वो व्यक्ति जो मोक्ष प्राप्त करवा सकता था लोगों को, उनको बोधिसत्वा कहते थे। ठीक है, ये सीधा आपसे पूछा भी जा सकता है, इसलिए मैंने डिस्कस किया कि बोधिसत्वास किन्हें कहते थे। जो सल्वेशन दिलाने का काम करते थे, जो लोगों को मोक्ष की प्राप्ति दिलाने का काम करते थे, उनको बोधिसत्वा कहते थे। देन एक आता है वज्रयान, डेवलप्ड फ्रॉम महायान। और इसने इम्फेसिस, ये महायान का एक पार्ट था, इसने इम्फेसिस किया तंत्र पे और मंत्रास पे, रिचुअल पे, नोन एज तांत्रिक बुद्धिज्म। और ये सबसे ज्यादा किधर फैला, बंगाल की तरफ। ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। महायान में बुद्धा को एज अ गॉड माना गया, और यहां पे उनको एज अ ह्यूमन फॉर्म में ही रहने दिया गया, एज अ टीचर फॉर्म। अब ये हम आ जाते हैं अपने जैनिज्म पे। महावीर, ऋषभनाथ हमारे पहले तीर्थंकर थे जैनिज्म के। बर्थ जो हमारे महावीर जी का हुआ था वो हुआ था वैशाली में, कुंडल ग्रामा में। निर्वाण, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। कोर टीचिंग, उन्होंने 5 महामंत्रास थे। एक मैं भी आपको बताता हूं प्लीज। जो 4 टीचिंग थी, यहां देखिए 5 लिखी है ना कोर टीचिंग, आपको ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 4 टीचिंग जैनिज्म की पहले से थी। एक टीचिंग महावीर जी ने ऐड किया, उस टीचिंग का आपको नाम बताना होता है। ये बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अभी जस्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में इस चीज को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को क्लास इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अब देखिए, लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या थी, अर्ध मगधी थी। अपनी तरफ क्या होता है, मगध लैंग्वेज चलती है। जो अगर हम देख लें, आधा यूपी इधर का और इधर थोड़ा सा ईस्ट बिहार अगर कर लें, तो ये मगध रीजन या अर्ध मगधी टाइप की एक लैंग्वेज होती है, जो एक लोकल डायलेक्ट होता है जो हम भाषा में जिसमें बातचीत करते हैं। ठीक है। तो इसको अर्ध मगधी कहते हैं। प्राकृत लैंग्वेज बहुत ज्यादा जैनिज्म में प्रचलित हुई, जो बोलचाल की भाषा थी। सैक्रेड सिंबल्स इसमें थे। हैंड में क्या था, अहिंसा। कोडक्ट्राइन, इसकी क्या थी, नॉन वायलेंस। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, सत्य मतलब ट्रूथ,
असत्य मतलब नॉन स्टीलिंग, कभी चोरी नहीं करना। अपगृहा मतलब नॉन पोजिशन। अपगृहा मतलब ज्यादा हमें सुख सुविधाओं में जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबेसी, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये पांचवी टीचिंग थी ब्रह्मचर्य, ये किसने दिया था? महावीरा जी ने दिया था, महावीर जी ने दिया था। ठीक है, तो ये आपकी 5 महाव्रतास हो गए। अब इन्होंने यहाँ पे देखिए क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन थे। थ्री ज्वेल, राइट फेथ, आपके अंदर सही विश्वास होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए, और आपके कर्म क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। यहां से क्वेश्चन आता है तो प्लीज आप याद रखना। एक और थोड़े से 2-3 टर्म हम डिस्कस करते हैं। अनेकांतवाद, इनका कहना था कि रियलिटी के कई सारे सच होते हैं, इसलिए क्या सही है, किसके पर्सपेक्टिव सही है, ये चीज नहीं समझी जा सकती है। शादवाद, द थ्योरी ऑफ कंडीशनल परसेप्शन में भी, जैसे हम कहते हैं ना कि ये कलर जो है ये वाइट है, अगर आप जो आपके आंखों के सामने दिख रहा हो मे बी कलर वाइट है, पर वो कहते हैं नहीं आप इतना सच मत मानिए, क्या पता ये येलो हो। ठीक है, तो फिर भी एक जो गुंजाइश नहीं रहती कि आप गलत हो सकते हो, उस थ्योरी को शादवाद। कर्मा में बहुत बिलीव रखते थे, एवरी एक्शन हैज कंसिक्वेंसेज, जो आज आप कर रहे हो उसका कर्म, अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो आपका 26 जुलाई को एग्जाम है, डेफिनेटली आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेंगे। मोक्ष, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन, मोक्ष की प्राप्ति। अब इनमें दो सेक्ट हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिगंबर एंड श्वेतांबर। तो क्लोथिंग, मॉन्क डू नॉट बियर क्लोथ, तो जो लोग कपड़े नहीं पहनते हैं उनको हम दिगंबर कहते हैं। और जो व्हाइट क्लोथ्स पहने रहते हैं, जो सेंट्स होते हैं, इनके जो मॉन्क होते हैं जैन के, जो व्हाइट कपड़े पहने रहते हैं, एक व्हाइट क्लोथ, उनको हम कहते हैं श्वेतांबर, श्वेत सफेद। आइडियल, यहाँ पे जो जो भी मूर्तियां वगैरह होती हैं उनपे वस्त्र होते हैं, यहाँ पे उनका एब्सेंस होता है। इनका मानना था जो दिगंबर्स का कि वुमेन कैन नॉट अटेन मोक्ष इन प्रेजेंट लाइफ, पर यहाँ पे ऐसी बात गलत है। श्वेतांबर कहता था नहीं, वो भी नन बन सकती हैं और वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हैं। यहाँ जो दिगंबर था उसका ओरिजिनल जो जो महावीर जी ने जो पूरी टीचिंग दी थी, उनका कहीं ना कहीं लॉस दिख रहा था, और ये एक्सेप्ट अगमास और ऑथेंटिक, और ये वैसे ही टीचिंग के साथ इंटैक्ट था जैसे पहले से जो भगवान बुद्ध प्रीच कर रहे थे। रीजन, ये ज्यादातर कर्नाटका और एमपी की तरफ फैला, और ये गुजरात और राजस्थान की तरफ में भी। आपने जब इसकी डिटेल क्लासेस किया होगा तो आपको कुछ बताया गया होगा कि बाढ़ आ गई थी तो कुछ लोग जो पहले नॉर्थ इंडिया में रहते थे वो साउथ इंडिया में शिफ्ट हो गए थे। अब हम दोबारा अपनी क्रोनोलॉजी पे आते हैं, मौर्यन पीरियड पे। ठीक है, तो जो हमारा मौर्यन पीरियड है उसमें देखते हैं एक बार इस चीज को, फिर हम कल लेटर मौर्यन पीरियड से शुरू करेंगे, एंड देन हमारा कल पूरा का पूरा एंशियंट हिस्ट्री शुरू खत्म हो जाएगा, और हम सम सेक्शन मिडिवल हिस्ट्री का भी कवर कर लेंगे। तो मौर्यन पीरियड के फाउंडर, मौर्यन के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, डिफीटेड द नंदा डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ द चाणक्य, और इन्होंने अपनी कैपिटल क्या बनाई? पाटिल पुत्रा। इनके इंपॉर्टेंट रूलर चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, ग्रीक से आए थे। मैरिज अलायंस विद सेल्यूकस डॉटर, ट्रेडिशनल अकाउंट्स में ऐसा मिलता है, रिसीव किया इन्होंने, ये सब ठीक है। ग्रीक अम्बेसडर इनके समय पे जो थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन ग्रीक
अम्बेसडर का नाम बताओ जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे। तो प्लीज ये चीज याद रखनी, वैसे भी आप लोगों को याद होगी, उनका नाम था मेगास्थनीज। और ये फिर लेटर, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये लेटर बन गए जैन मोंग, भद्रबाहु अंडर दी भद्रबाहु। और यही इनको लेके कहाँ चले गए, साउथ में। ठीक है। डाइड एट सरवन बेला गोलाबाई सलेखान। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर यही भद्रबाहु के अंडर द लीडरशिप इन्होंने क्या अपनाया, जैनिज्म धर्म अपनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब बात आती है बिंदुसारा। अब प्लीज आप कंफ्यूज मत होना, वहां बिंबिसार थे, यहाँ पे बिंदुसार हैं। ठीक है। ये सन ऑफ चंद्रगुप्त थे। इनका ग्रीक में नाम कहीं कहीं पे मिलता है क्या, अमित्रोचताज, स्लेयर्स ऑफ एनिमीज, मतलब एनिमीज को एकदम मार काट के गिरा देते थे। और इनके भी ग्रीक एम्बेसडर थे, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने एक्सपैंड किया क्या, एम्पायर टुवर्ड साउथ इंडिया। धीरे धीरे अब साउथ इंडिया की तरफ विस्तार होता जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट इज योर अशोका, ग्रेट 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 मौर्यन एम्पायर। अगर अशोका से क्वेश्चन, माफ करना, अगर मौर्यन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा किस सेगमेंट से पूछा जाता है, अशोका से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने कलिंगा वॉर लड़ा 261 बीसीई में, और वहीं से इन्होंने क्या अडॉप्ट कर लिया, बुद्धिज्म। तो इनके जो दादा थे, एक प्रकार से वो जैनिज्म को फॉलो किए थे, और अशोक ने बुद्धिज्म को फॉलो किया। क्योंकि कलिंगा वार में जब वॉर हुआ तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि मैं जीत के भी क्या किया, बहुत लोगों की वहां पे हत्या हो गई थी। तो उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, और इन्होंने धम्म यानी धर्म क्या है, राइट क्या है, उसके हिसाब से चला जाएगा। तो इसलिए अशोक को और क्या कहा जाता है, देवनम प्रिया या पियादासी इन इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। और इन्होंने ही मिशनरीज भेजी अपनी, कहाँ, श्रीलंका, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया। और इनके सन महिंद्रा एंड डॉटर संघमित्ता, ये दोनों लोग गए मिशनरीज के साथ किसका प्रचलन करने, जैनिज्म का। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक अंडरस्टैंडिंग पार्ट का क्वेश्चन है। जो आपका बुद्धिज्म है, देखिए उसका बर्थ जो है वो इंडिया में हुआ। एक समय पे वो फ्लोरिश भी इंडिया में हुआ, पर वो इंडिया में ज्यादा दिन टिक नहीं सका। आज तो देखिए बुद्धिज्म बहुत कम लोग हैं, ऐसा क्या है, पर जो बुद्धिज्म बाहर फैला, मतलब अपने देश से भी कई सारी ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे बुद्धिज्म है। जैसे जो मैं नाम ले रहा हूं, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, चाइना, साउथ कोरिया, जापान। ऐसा क्या है कि वहां पे जो बुद्धिज्म है वो अभी भी इंटैक्ट है। पर इंडिया में जहां पे बुद्धिज्म जन्मा, वहां से बुद्धिज्म खत्म हो गया। तो आपको इसका आंसर मुझे कल बताना है। सर इसका आंसर ये हो सकता है क्या कि यहाँ पे तो सबसे पहला जो मेजर फैक्टर था वो एक था कि मुस्लिम इन्वेजन हो रहा था। दूसरा कि जैसे साउथ में भी जितने हमारे रूलर्स आ रहे थे, जैसे चोला आ गए हैं, और फिर उसके बाद जो पांडवास आए थे, और ये लोग जितने भी आ रहे थे नॉर्थ वाले को छोड़ के, सर हर्षवर्धन के बाद से जितने भी रूलर आए थे वो सब क्या कर रहे थे कि वो सैवाइट या फिर वैष्णविज्म को ज्यादा प्रमोट कर रहे थे। हाँ ठीक है, ये मतलब एक रीजन हो सकता है, बिल्कुल अब्सोल्युटली रीजन हो सकता है। यही ज्यादातर रीजन है कि फिर उसके बाद कंसिस्टेंट अटैक होने लगा इंडिया में। और जैसे नालंदा थी, उसको जला दिया गया, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो जो भी बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट थे, और फिर बहुत सारे भिक्षुओं का नरसंहार भी हुआ था दोबारा। वो खैर एक अलग स्टोरी, वो सब मेंस का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। पर यस,
आप जो आपने रीजन बताया सही है, मतलब आपकी जो अप्रोच है वो ठीक है। अब हम आते हैं अशोका के इंस्क्रिप्शन पे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट रूलर ऐसे थे जिन्होंने इशू किया इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक और पिलर्स पे। इन्होंने क्या किया, रॉक एंड पिलर्स पे अपने इंस्क्रिप्शन बनवाना शुरू किया। इन्होंने लैंग्वेज कौन सी अडॉप्ट की, प्राकृत, जिसको कहते हैं अर्धमगधी, या वो लोग जो आम जनता बोल सकती है। पर यहाँ पे जानते हो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो अक्सर आपने अगर यूपीएससी भी दिया हो और बीपीएससी भी, कि क्या जो अशोका के पिलर्स थे या रॉक्स थे वो सिर्फ और सिर्फ क्या प्राकृत लैंग्वेज में ही लिखे थे, लिख देंगे ओनली इन प्राकृत लैंग्वेज? नो, गलत। उस समय जो भी लिपियां थी, ठीक है, तो तीनों चारों लिपियों में इंस्क्रिप्शन डिजाइन किए गए रॉक एंड पिलर्स पे। तो प्राकृत पे सबसे ज्यादा थे, पर ब्राह्मी पे भी थे एंड खरोष्टी पे भी थे, एंड ग्रीक एंड अरमिक, यानी जो रीजन अफगानिस्तान था उनमें, और जो वहां की उनकी एक लिपि थी उसमें भी थे। बस मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट किधर से किधर को लिखी जाती है और खरोष्टी स्क्रिप्ट किधर को किधर लिखी जाती है। तो प्लीज आप लोग, अगर आप पेन पेंसिल लेके बैठे हैं तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। कि जो आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं। बट जो आपकी खरोष्टी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, जो ये सारी चीजें हैं ज्यादातर जेम्स प्रिंसप एक आए थे, उन्होंने डेसिफर किया इन सब चीजों को। कुछ ऐसे तो आप देखोगे 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, बट आपको यहाँ पे सिंपल सी दो तीन चीजें याद रखनी है जो ज्यादातर पूछा जाता है रॉक 13 के बारे में। तो कलिंगा वार के बारे में आपको रॉक एडिक्ट 13 से जानकारी मिलती है। रिलीजियस टॉलरेंस 12 से मिलता है, और 1 से बैन ऑन एनिमल सेक्रीफाइस। पिलर उनके धम्मा को प्रमोट करते थे, वेलफेयर मेजर को, और एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट करते थे, जो चीजें वहां लिखी थी। अब हम थोड़ा सा मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ये पार्ट। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाटलिपुत्रा है। किंग जो थे वो सुप्रीम अथॉरिटी में थे। एम्पायर जो था वो प्रोविंस में डिवाइडेड था। जो गांव का हेड था वो ग्रामिका था, और जो चीफ मिनिस्टर होता था वो मंत्री होता था। सिपाहियों का भी कल्चर यहाँ पे था। अर्थशास्त्र जो लिखी गई थी वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी, और उसमें इन चीजों का जिक्र था जो यहाँ पे लिखी हैं। तो ये आपको चीज याद रखनी है। मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका, जिसके बारे में मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको मिलता है। पाटलिपुत्र एंड सेवन फोल्ड जो उन्होंने एक थ्योरी दी थी एग्रीकल्चर के बारे में मिलता है। तो ये सारी चीजें आपकी थी, आज हम यहां तक किए हैं। देन इन द नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे इससे आगे का जो लेटर वैदिक है, और एक आपका अभी रहा है नंदा डायनेस्टी, मैं वो उसको भी समझाऊंगा। देन इज योर ये चीज, फिर आपका इसके बाद गुप्ताज आ जाएंगे, देन हर्षवर्धन, फिर थोड़ा सा इन्वेजन होगा, देन हम सुल्तान पे चले जाएंगे, सुल्तान के बाद हम मुगल्स, एंड देन 1 घंटे का हम पूरा शॉर्ट बहुत अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, ठीक है। तो बस आप लोग क्लास में कंसिस्टेंट बने रहिए। अब जो भी आपके, जो आपको मुझसे पूछना है, क्वेरी है आपकी, आप प्लीज उसे कुछ पूछ सकते हैं मुझसे। देन वी विल बाइंड अप आवर क्लास।